लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च। जो रिसर्च है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब रिसर्ची, जिसका री मतलब वंस अगेन एंड सर्च मीन्स टू लुक फॉर समथिंग और एग्जामिन, किस चीज़ को देखना, टू लुक फॉर समथिंग और एग्जामिन क्लियरली एंड क्लोजली। इसके बाद जो रिसर्च है वो एक काफ़ी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट फैक्ट्स एंड रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स। टू आंसर द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करना और उन जो भी फैक्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना। तो रिसर्च क्या है? साइंटिफिक सिस्टमैटिक कंट्रोल, साइंटिफिक हो गया, सिस्टमैटिक हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑर्डरली वे में, और एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपेंडेड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज को या फिर कोई सब्जेक्ट को और ज़्यादा एक्सपेंड करना, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए का एक तरीका है साइंटिफिक सिस्टमैटिक कंट्रोल प्रोसेस और ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसमें। देन इसके बाद जो नर्सिंग रिसर्च होता है, अब नर्सिंग में क्या रोल है इसका कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। जितनी भी साइंटिफिक इंक्वायरी जो भी नर्सिंग में करी गई है उसको एप्लीकेशन करना टू द फिनोमिना ऑफ कंसर्न टू नर्सिंग। कि नर्सिंग में उसका कितना कंसर्न है, मतलब वो रिलेटेड टू होनी चाहिए, रिलेटेड टू नर्सिंग इशूज़ या प्रोफेशनल नर्सिंग प्रोफेशनल इशूज़। Nursing research seeks to find new knowledge that are eventually be applied in providing। जो लास्ट में किस लिए यूज़ होगी? नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में। अगर नॉलेज एक्सपेंड होगी तो उतना अच्छा होगा कि आगे जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड होगी उसमें और ज़्यादा क्वालिटी केयर होगी। देन नीड एंड पर्पस क्या है नर्सिंग रिसर्च के? जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ नॉलेज है उसे डेवलप करना, रिफाइन करना, एक्सपेंड करना, इन्हेंस करना, और साथ में जो पुरानी नॉलेज जैसे इसमें लिखा गया है कि और एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज, और रिफाइन, डेवलप एंड रिफाइन, एक्सटेंड करना। और साथ ही साथ ये जो फाउंडेशन होता है, जो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसके लिए भी फाउंडेशन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि इसमें हम बहुत सारे रिसर्चेस करते हैं तो वो एविडेंस की बेसिस में, जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उस बेसिस में करते हैं, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, तो उसके लिए भी एक फाउंडेशन होता है जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती है। और जो नर्सिंग कुछ थ्योरीज वगैरह को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड रिसर्चर के? जो गुड रिसर्च होती है उस रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? एक रिसर्च होनी चाहिए वो हमेशा ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, ये हमने देखा इसका कंडक्ट होनी चाहिए। साथ में जो है उसमें प्रोफेशनल इशूज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशूज़ जो चल रहे हैं उस बेस से होना चाहिए, कि उसमें पर्पस डिफाइन होना चाहिए। साथ में उसको और ज़्यादा डेवलप करना है उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज को, और किस तरफ को जितने भी अभी हमने जो नीड्स में पढ़ा इसका कि थ्योरीज वगैरह जो है इससे डेवलप होनी चाहिए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट या डेवलपमेंट या फिर थ्योरी को टेस्ट करने की तरफ। और अगर जो भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसमें एट लास्ट हमें एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की, फर्स्ट हैंड इनको या डेटा वगैरह इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, लॉजिक और जितनी भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो सारा वैलिड होना चाहिए, वैलिड और रिलायबल डेटा होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए पूरी रिसर्च में। साथ में उसे हम टूल्स की मदद से या डिफरेंट सोर्सेज से वैलिड डेटा में कलेक्ट करना है। और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो सैंपल हमने लिया है कि इधर ह्यूमन और एनिमल, उस पर जो है वो इसमें तो हम जितना भी मतलब हमने जैसे ह्यूमन, इसमें जैसे रिसर्च अलग अलग होती है तो नर्सिंग रिसर्च में हम पेशेंट्स पे कंडक्ट करते हैं, वैसे और रिसर्च जो होती है तो उस बेसिस पे बोला गया है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है। देन उसके बाद यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मेथड्स वगैरह यूज़ करना है। केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, जितने भी रिसर्च वगैरह है उसको रिकॉर्ड करके रखना है, रिपोर्ट करके रखना है ताकि वो आगे यूज़ हो सके। इसमें अब रिसर्चर की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, इंटरेस्ट, मोटिवेशन। जब रिसर्चर खुद से इंटरेस्टेड होगा, मोटिवेटेड रहेगा, इसमें एक्सपर्टीज़ होगा, उसे नॉलेज होगी, तभी वो रिसर्च जो एक अच्छी रिसर्च होगी उसमें एक अच्छी तरीके से कंडक्ट होगी। और एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड की वजह से अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट करना है। देन इसके बाद में क्वालिटीज़ की बात है रिसर्चर की। R for research oriented, E for efficient, S for scientific, E for effective, A for active, फिर R for resourceful, C for creative, H for honest, E for economical, R for religious। तो ये सब जो है एक रिसर्चर की क्वालिटीज़ हैं जो उसको एक
निमोनिक के थ्रू हमें ईजियर तरीके से बताई गई है। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस बताया गया। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस क्या होता है, जितनी भी अवेलेबल बेस्ट एविडेंस जो अवेलेबल है उसका यूज़ करना, जो एविडेंस या डेटा वगैरह प्रेजेंट है उसको यूज़ करना, ताकि हम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कर सकें। EBP एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें इंटीग्रेशन होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो पर्सन की क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ है उसका इंटीग्रेशन होता है, एंड पेशेंट वैल्यूज़। इट इज़ एन integration of best available evidence and with the clinical expertise and patient values to provide delivery of, ताकि हम अच्छे से जो है नर्सिंग केयर वगैरह प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद अब हम इसके कुछ पर्पसेस पढ़ते हैं। इसके पर्पस यहाँ पे ओके, तो इसके पर्पस में सबसे पहले आता है कि एक EBP एक ऐसी अप्रोच है जिसका मेन फोकस इस पे है कि कैसे जो है प्रोफेशनल्स शुड मेक डिसीजन बाय आइडेंटिफाई एविडेंस। जो एविडेंस उनके पास प्रेजेंट है, और प्रोफेशनल्स कैसे जो है उनका जो है अच्छे से यूज़ करके एक इफेक्टिव रिजल्ट निकाल सकें। एंड इट्स गोल इज़ टू एलिमिनेट एक्सेसिवली रिस्की प्रैक्टिस, और जितनी भी रिस्की प्रैक्टिस है, ओल्ड प्रैक्टिसेस है, उसको रिमूव करना, पेशेंट का आउटकम अच्छा हो, और साथ ही साथ हाई क्वालिटी आउटकम अच्छा हो, हाई क्वालिटी केयर मिले, और इम्प्रूव करे क्वालिटी नर्सिंग केयर। अब इसकी बैरियर्स की बात करें कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस कहाँ बैरियर होती है, जब बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग सोर्सेस, कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग लिटरेचर से हमें ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन लिटरेचर एंड समटाइम कॉन्ट्राइंडिकेटेड फाइंडिंग्स होती है कि एक तरफ लिखा गया ऐसा होगा, दूसरी तरफ ऐसा। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन, जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अलग अलग सोर्सेज से, जैसे सोर्स नंबर 1 है, सोर्स नंबर 2 है, सोर्स नंबर 3 है, तो अलग अलग तरीके से हमें डिफरेंट सोर्सेज से कभी कॉन्ट्राइंडिकेटिव भी हो सकते हैं फाइंडिंग्स, जिससे हमें समझ नहीं आएगा कौन सी बेस्ट हमें चूज़ करना चाहिए उसमें से। तो इसलिए भी ये बैरियर्स की तरह वर्क करते हैं। या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटी अगर लैक हो, प्रोफेशनल एबिलिटी अगर लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी, या टाइम नहीं है, वर्कलोड प्रेशर ज़्यादा है, खुद इंटरेस्टेड नहीं है, नॉलेज नहीं है रिसर्चर को, और रिसर्च मेथड्स कौन से, किस तरीके से हमें क्या सोर्सेज से लेना चाहिए, कौन सी रिसर्च लेनी चाहिए, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, वर्कलोड प्रेशर नहीं होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, कलीग्स वगैरह जो उसे बता सके, ऑर्गेनाइजेशन से जो उसे गाइड कर सके, गाइडेंस सपोर्ट होना चाहिए, एंड रिलक्टेंस इन to believe result of researcher should oversee traditional practices. Lack of initiative among nursing leaders to create the environment. Evidence based practices का अगर environment create नहीं होगा, lack of initiative नहीं होगा, अगर वो सिखाएंगे नहीं तो कैसे वो सीखेगा, तो ये बैरियर की तरह काम है। फिजिशियन डोमिनेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में अगर फिजिशियन का डोमिनेंस है कि प्रैक्टिस वगैरह रिसर्च वगैरह जिस वजह से रिसर्च कंडक्ट नहीं हो पा रही है, या फिर lack of administrative support एंड इंसेंटिव्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और इंसेंटिव्स नहीं मिल रही कि हम इम्प्लीमेंट करने की परमिशन नहीं मिल रही है, रिसर्च कंडक्ट करने की परमिशन नहीं मिल रही है, तो इससे भी एक हो सकता है बैरियर्स की तरह वर्क कर सकता है। जो EBP है उसके अब 5 स्टेप्स हैं जो हम मेनली पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होता है, सबसे पहले शॉर्ट में अगर बताएं तो फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है। सेकेंड उसके बाद जो आता है वो है लिटरेचर रिव्यू। थर्ड है उसे इवैल्यूएट करना। फोर्थ है उसको बेस्ट एविडेंस का यूज़ करना, और फिर उसकी एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट यहाँ पे थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख रहे हैं, फोर्थ में यूज़ ऑफ बेस्ट एविडेंस, और फिफ्थ में उसकी एफिशिएंसी को या फिर उसकी परफॉर्मेंस को हमें कितना एफिशिएंट है वो देखना है, उसे इवैल्यूएट करना है। तो ये उसके 5 स्टेप्स हैं, बहुत ईजी।
सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करा है तो इसमें क्या करना है हमें, ओके। तो फॉर्मुलेट अ क्लियर क्वेश्चन, फॉर्मुलेट किया हमने इससे, एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। जनरली 2 क्लासेस से हम देखते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड सोर्स हो सकता है या फिर वो नॉलेज बेस्ड सोर्स। प्रॉब्लम बेस्ड सोर्स के अगर हम असेसमेंट के थ्रू या फिर क्लिनिकल या रिस्क असेसमेंट डेटा के थ्रू अगर हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम नॉलेज बेस्ड क्या होता है, अगर हम किसी जनरल पब्लिकेशन या रिसर्च या रिसर्च कॉन्फ्रेंस से वहाँ से अगर हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं तो होता है। फिर इसमें एक पाइकॉट मॉडल आता है, क्वेश्चन जनरेट हो गया है आइदर प्रॉब्लम बेस्ड और नॉलेज बेस्ड। फिर एक पाइकॉट मॉडल आता है, P फॉर पॉपुलेशन, I फॉर इंटरवेंशन, C फॉर कंट्रोल ग्रुप, O फॉर आउटकम, T फॉर टाइम फ्रेम। तो हु इज़ द पेशेंट पॉपुलेशन, किस में कंडक्ट कर रहे हैं हम वो। उसके बाद हु इज़ द पोटेंशियल व्हाट इज़ द पोटेंशियल इंटरवेंशन, क्या इंटरवेंशन ले रहे हैं। इज़ देयर इज़ अ कंपैरिजन इंटरवेंशन, और कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पे या नहीं है। डिजायर्ड आउटकम क्या है उसका, टाइम फ्रेम क्या है। तो ये सब हम पाइकॉट मॉडल में चेक करते हैं। जब इसके बाद लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट विथ थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल आर्टिकल से शुरू होता है, थ्योरेटिकल क्लिनिकल आर्टिकल्स के थ्रू, एंड देन टू हैव एन ओवर, इसमें हम रिव्यू करते हैं पूरी तरीके से। जो लिटरेचर रिव्यू है वो स्टार्ट किससे होगा, थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल आर्टिकल से। टू हैव ओवरव्यू अबाउट टॉपिक ऑफ कंसर्न, क्या टॉपिक लिया, ओवरव्यू उसका लिटरेचर रिव्यू करेंगे। टॉपिक ऑफ कंसर्न, टॉपिक ऑफ कंसर्न क्या है, विच शुड बी फॉलोड बाय वेल नोन एग्जिस्टिंग एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। फिर उसके बाद हम इवैल्यूएट एंड एनालाइज, इसके लिए अलग अलग रेटिंग स्केल्स। फिर यूज़ ऑफ बेस्ट अवेलेबल एविडेंस में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो फाइंडिंग्स, यूज़फुल फाइंडिंग्स का। फिर हम उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी कैसे इवैल्यूएट होती है। ऑडिट कंडक्ट होगा पीयर असेसमेंट के थ्रू या सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रोसेस के थ्रू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट EBP।